मुझे लग रहा है कि कम से कम 24 लोग तो क्लास में हैं। नहीं, हमने ज्वाइन नहीं किया तो क्या हुआ? 26 लोग हैं क्लास में अब। देखो देखो, तुम नहीं आ पा रहे हो तो बताओ। अयो बोल रहा है। अब हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, हैसियत की बात बता देंगे कम से कम जनरल नॉलेज वाली, जो कि पार्ट ऑफ द सिलेबस है, इसलिए कि ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है ना। सुनाई दे रहे हैं सबको? क्या बात कर रहे हैं बच्चों से? बड़ा है ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं बड़ा नहीं रहा आज जो हुआ है ना, उसकी वजह से आज जो हुआ है, बहुत देर गया उस टाइम। 2 दिन तो तबीयत खराब कर दी मेरी, बिल्कुल 2 दिन तबीयत खराब कर दी। कल भी देखो कितनी देर परेशान रहे। हम भी गए थे अब्बा आपके साथ। हाँ, बेटा बच्चों ने जो भी सुना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई सब लोगों ने उस दिन इथेन डेरिवेटिव वाला काम कर लिया था। हाँ, इमरान मोहम्मद, सब लोग आप लोगों ने इथेन डेरिवेटिव वाला कंप्लीट कर दिया था? आवाज़ आ रही है मेरी? आपने इथेन डेरिवेटिव वाला काम कंप्लीट किया था? टेबल बनाने का काम कंप्लीट किया था? सर को जा रहे बोलोगे? ऑफिस में बैठे हो? इमरान मोहम्मद, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है? हाँ, मास्क हटाने से आवाज़ क्यों आ रही है? ऐसे क्यों नहीं आ रही? सर वो जो केमिकल फॉर्मूलेज लिखने के लिए दिए थे ना, वो किया था मैंने। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें इथेन मीथेन डेरिवेटिव तो सामने सामने करवाया था। इथेन डेरिवेटिव C2H6 वाला कहा था कर लीजिएगा, तो आपने करके अपलोड कर लिया था क्या? हाँ, मैंने अपलोड कर दिया था सर। अच्छा, वेरी नाइस। मोहम्मद नसीम साहब, आपने किया था? जी सर। चेहरा दिखा दीजिए। गुड। कासिम, आपने किया? जी सर, बस कर दिया था। चेहरा दिखाओ, चेहरा। वीडियो ऑन नहीं पर रास्ते में हो, रोड पे हो, क्या हो? अच्छा, वीडियो ठीक है। ललित जी क्लास में हैं आप यार या नहीं? हाँ जी सर, हूँ सर, कर दिया था सर। इको क्यों हो रहा है? दो ज्वाइन कर रखा है क्या ललित जी आपने? नहीं सर, एक ही डिवाइस है। इको क्यों हो रहा है? आपकी शादी वादी में है क्या? इको क्यों हो रहा है? इको क्यों हो रहा है? अच्छा सर, शायद डबल था। हाँ जी सर। ललित गाय हैज लेफ्ट लिख के आया। हाँ सर, वो डबल पेज खुला हुआ था और इसलिए इको हो रहा था। हाँ जी सर। ओ, लग रहा है किसी और के नाम से भी ज्वाइन कर रखा है आपने। नहीं, पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था तो इसलिए दिक्कत आ रही थी उसमें। अच्छा अच्छा। ललित जी एक बात बताइए। हाँ जी सर। कि अगर वीडियो ऑन कर, मैं देख के किसी से बात करता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ। आपसे बात कर लेता हूँ तो मैं जानता हूँ आप तो बच्चा है पीछे बैठा हुआ। हाँ सर, वो पीछे बैठा हुआ है, एक्चुअली दूसरा रूम बंद कर रखा था। छोटा है बहुत, है ना? हाँ, ये अभी छोटा है सर, अभी तो 2.5 साल का है। अच्छा अच्छा, अभी तो स्कूल भी नहीं जा रहा, करेक्ट? हाँ जी सर, अगले साल जाएगा। तो आपका फीस शुरू होगा फिर। मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग मीथेन डेरिवेटिव लें और इथेन डेरिवेटिव लें, दोनों हाइड्रोकार्बन है,
है ना। हाँ जी सर। तो रेफ्रिजरेंट जो है वो मीथेन डेरिवेटिव हो या इथेन डेरिवेटिव हो, इसको हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स है। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट है। तो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट अगर आपसे मैं पूछूं तो ये हाइड्रोकार्बन में मीथेन और इथेन डेरिवेटिव दोनों आ गया, है ना। हाँ जी सर। अच्छा, मैं ये कहूं कि वर्ड अगर मैं आपसे लिखूं, कॉपी पे लिखते जाइएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं CFC, है ना, फ्लोरोकार्बन सर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ जी हाँ जी। CFC का मतलब क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपके पास जो लिस्ट बनाई है आपने, हाँ जी सर। उसमें अब आपको दो चीजें ढूंढनी है। एक तो CFC ढूंढना है और अब दूसरा नाम बताने वाला हूं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। HCFC। तो एक होता है HCFC जिसको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और एक होता है CFC जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। मैं एक टिपिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। R22 जो है वो HCFC है, देखिए है। R22 CHClF2 HCFC नहीं है सर। CHClF2 है ना सर, तो कार्बन है हाइड्रोजन। ठीक है। CHClF2 करेक्ट। हाँ जी सर। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, ठीक सर। है ना। हाँ जी सर। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, क्लोरो का मतलब हाँ, ये क्लोरीन हो गया सर। हाँ, ठीक है सर। हाइड्रो HCFC, ठीक सर, बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरो हाँ जी सर। फ्लोरोकार्बन। ठीक सर। अब HCl नहीं बोला, HC बोला। HCl तो हाइड्रोलिक एसिड होता है ना सर। नहीं, अगर मैं चाहता तो इसका नाम HClFC कह सकता था। तो Cl है ना, अजीब सा लग रहा है। इसमें बोलने में आसानी किस में है? HCFC में। मगर एक C जो है क्लोरीन को कहता है और एक C जो है कार्बन को कहता है। तो HCFC का फुल फॉर्म क्या हुआ ललित जी? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R22 गैस जो हम सबके AC में लगती है, विंडो AC में, है ना। विंडो AC में सब जगह R22 गैस ही भरी हुई है ज्यादातर। वो क्या है? HCFC है ना। ठीक सर। हाँ जी हाँ जी। याद रहेगा, मैंने ऐसी भाषा बोलना चाह रहा हूँ जो याद रहे। सर एक चीज थी ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो उसके लिए ओजोन लेयर के लिए हानिकारक होते हैं सर। उसका अभी आने वाला हूँ, उस पर आने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, सर। तो अभी मैंने क्या हाँ जी बोला? सर। HCFC। हाँ जी सर। अच्छा, और दूसरी हाँ जी क्या सर। बोली हमने बात? CFC। CFC में R12 देखिए किस चीज का बना हुआ है? R12 है सर, CCl2F2। इसमें हाइड्रोजन है कहीं पे? नहीं, हाइड्रोजन नहीं है सर। इसका मतलब क्लोरीन है, कार्बन है और क्लोरीन है, क्लोरीन है। हाँ जी सर। है ना। हाँ जी सर। मतलब हम C क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल सकते हैं ना इसको। हाँ जी सर। CFC का फुल फॉर्म क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सब लोग लिख रहे हैं ना? अतीक आप लिख रहे हो ना? जी सर, बिल्कुल। What is the difference between HCFC and CFC, Atik? So the difference is that ki in CFC we are not having the hydrogen atom, but in HCFC there is an hydrogen atom. The first difference is this. Okay. Now, what is the difference between ethane derivative and methane derivative refrigerant in terms of number? Refrigerant number. What is the distinct difference? The ethane derivative having the 3-digit numbers in their refrigerant representation, but especially if we are talking about the methane,
derivative refrigerant, there is a only two representation for the refrigerant. करेक्ट, 100% करेक्ट। मगर इसमें एक एडिशन ये सकते हैं कि इथेन डेरिवेटिव स्टार्ट्स Yes. विथ 1 Yes, sir. and methane derivative starts with 0, 0. which we don't speak. 0 को नेग्लेक्ट करके बोलते हैं। अगर हम R12 बोलें तो उसका एक्चुअल नंबर क्या है? R012 है ना? Yes, sir. अब Yes, R 1 minus 1. हाँ, आजकल जो है ना R134A बहुत यूज होता है। R134 लिख रहे हैं ललित जी। R134 जो है ना वो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े चर्चे में है R134। ब्लेंडिंग है सर, ब्लेंडेड मिक्सचर होता है। नहीं, कोई ब्लेंडेड नहीं है। ज्यादा चर्चे में क्यों है सर, ये ज्यादा यूज क्यों हो रहा है? आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में घुसूंगा ना, ऐसे थोड़ी घुसूंगा, आहिस्ता आहिस्ता घुसूंगा कि आपको याद रहेगा मेरे को। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये है कि पढ़ के नंबर नहीं लाना है। पढ़ाने का तरीका ये है कि अगर पढ़ा है तो थोड़ा बहुत याद रहे 4 साल के बाद भी, है ना? Yes, sir. हाँ जी सर। तो CFC किसको कहते हैं? ये नॉलेज की बात है यार, बस ये ऐसे याद रखने की बात है। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये CFC R12 हमारे फ्रिज में, हमारे कार में यूज होता था, आजकल R12 को हटा करके R134A इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रिज में और कार AC में। अगर आप किसी भी कार को उठा के बोनेट में देखेंगे, नए कार को, तो उसके AC में जो गैस पड़ी हुई होगी वो R134A होगी, और R134 इथेन डेरिवेटिव है ना? यस सर, C2H2F4 134 है। 1 मतलब 1 आने का मतलब ही हुआ कि इथेन डेरिवेटिव है। हाँ जी सर। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं R12 का, R22 का, R134A का फॉर्मूला बताइए पूरा। तो ये एक का तो हमें फार्मूला नहीं पता, हमें तो 134 का पता है अभी तक सर। ABCD तो देखा नहीं अभी। अच्छा, 134A हमें तो 134 तक की पता है ना सर, 134A का तो पता नहीं है। तो आपने R134 में क्या फार्मूला यूज किया है? C2H2F4। अतीफुर रहमान ठीक बोल रहे हैं ये ललित जी? Yes sir, C2H2F4. F4, C2H2F4। अब C2 ललित जी, अगर C2H2F4 को हम सजाना शुरू करें, मतलब कि C को लिखें, हाइड्रोजन को लिखें, बॉन्डिंग करके, जैसे केमिकल में, केमिस्ट्री में बनाते थे ना एक पैटर्न टाइप का, बॉन्डिंग करके फार्मूला, बॉन्डिंग वाला, जैसे कि लाइन बनाते थे, डबल लाइन बनाते थे, कोवेलेंट बॉन्ड, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कि नहीं? सर भूल गए। डाइवेलेंट, कोवेलेंट, सर ट्राइवेलेंट, ये सर जो ये सब क्या सर? नहीं, जो फर्स्ट क्लास में सर ने बताया था, अगर मीथेन है तो कार्बन 4 एटम अपने शेयर करेगा, तो वैसे इथेन है तो 2 कार्बन एटम अपने शेयर करेगा। तो 4 में भी यहाँ पे फ्लोरीन शेयर करेंगे और 2 में हाइड्रोजन का एटम होगा। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। C2H2F4 आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस सर। C2H2F4 का यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग दिखा रखा है, देख रहे हैं ना आप? यस सर। अगर मैं C2H2F4 को ऐसे बॉन्डिंग से हटा दूं और मैं बॉन्डिंग हटा करके फ्लोरीन के एटम को कहीं और रिप्लेस कर दूं, मतलब इधर उधर कर दूं, ठीक है, केमिकल फार्मूला वही रहे मगर बॉन्डिंग की जगह बदल जाए,
ठीक है, केमिकल फॉर्मूला वही रहे मगर बॉन्डिंग की जगह बदल जाए तो क्या होगा? सर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी कहीं हो सकता है, बस बॉन्ड चेंज ना करे सर, बैलेंस ही चेंज ना हो। बॉन्ड अगर चेंज ना हो, वैलेंसी चेंज प्रॉपर्टीज ना चेंज हो जाएंगी हो, सर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। जी सर, जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? R134A और R134B में फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला C2H2F4 ही होगा, मगर दोनों फॉर्मूले में बॉन्डिंग अलग अलग किस्म की होगी। R134A और R134A में भी सेम रहेगा, B में भी सेम रहेगा, मगर बॉन्डिंग दोनों की A की और B की अलग अलग होगी। अगर कोई भी मटेरियल अपने केमिकल फॉर्मूला को सेम रखते हुए बॉन्डिंग नए नए किस्म की बना सकती हो, ऐसे में शायद केमिस्ट्री में आइसोमर्स कहते हैं। यस सर, आइसोमर कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है सर। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि R134 का जो फॉर्मूला है उसमें 134A एक आइसोमर है और 134B दूसरा आइसोमर है। अगर हम 134A वाले आइसोमर को यूज करें तो हम कहेंगे कि हम पहला वाला आइसोमर यूज करके उसकी मदद से जो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी है उस रेफ्रिजरेंट को ही यूज कर रहे हैं, 134B वाले को यूज नहीं कर रहे। हालांकि उसका भी केमिकल फॉर्मूला वही है मगर बॉन्डिंग अलग है और प्रॉपर्टी अलग है। ऐसे में हम स्मॉल अल्फाबेट A-B-C लिखते हैं अगर हमारे पास सेम केमिकल फॉर्मूला से अलग अलग बॉन्डिंग करता हुआ केमिकल बनता हो तो। समझ में आ गया ललित जी या कोई सवाल है? बोलिए सर। हमारा थोड़ा सा मामला गड़बड़ है सर, बेसिक का। क्या मामला गड़बड़ है यार? रोड पे खड़े खड़े ये बात कर सकता हूँ मैं किसी से भी। सर आप तो कर सकते हो पर अब जो सच्चा है वही बताएंगे ना सर। अभी वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोबारा सर बॉन्डिंग नहीं, का। इसमें टेढ़ा क्या है यार? एक चीज बताइए सर ये जैसे सी की जगह कुछ F लिख दिया, मतलब इसका कोई लिखने का तरीका भी होता होगा सर। जैसे वो आपने दिखाया था R30 134 वाला, तो उसमें जैसे सी बीच में लिखा हुआ है और F साइड में है, तो ये कोई पैटर्न होता होगा कि ऐसे लिखना है कोवलेंट बॉन्डिंग को या ऐसा कुछ? तो वो थोड़ा सा बेसिक क्लियर नहीं है शायद हमारा। नहीं कोई बात नहीं। मैं शायद वो समझ वो इतना बढ़िया नहीं हूँ। मतलब आप मुझे मसूद आलम ना समझे। हमारा मामला बेसिक का गड़बड़ है। हमारा और आपका मामला सेम है। समझ रहे ना? देखिए 134A का फॉर्मूला ये है। हाँ जी सर। अगर हम मान लीजिए बॉन्डिंग को सरका दें इधर उधर और ये मान लीजिए कि कार्बन इधर की जगह पे हम यहाँ कार्बन कर दें, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कर दें, उधर एक हाइड्रोजन इधर ले लें, तो ये क्या होगा? बॉन्डिंग का तरीका चेंज हो जाएगा जो मसूद आलम करते रहते हैं पूरे दिन हैं। अगर हम बॉन्डिंग केमिस्ट्री वाले को दे दे भैया तू बॉन्डिंग इसकी बदल दे और इधर की बीम को उधर और इधर के कॉलम को उधर कर दे, तो बना के दे देगा, मगर क्या होगा कि केमिकल फॉर्मूला रहेगा वही, कार्बन वही 2 रहेगा, हाइड्रोजन वही 2 रहेगा और फ्लोरीन वही 4 रहेगा, मगर उसकी शक्ल बदल जाएगी, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब छोड़िए इस डिटेल को, भाई ये कह रहा हूँ कि अगर इसका शक्ल बदल दूँ मगर फॉर्मूला ना बदलूँ, ये तो याद रहेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। बॉन्डिंग में बदल दूँ, फॉर्मूला ना बदलूँ, एटम्स ना बदलूँ, तो अलग अलग शक्ल के बनने वाले केमिकल फॉर्मूला को मैं क्या कहूँगा? आइसोमर्स। आइसोमर्स। ठीक है सर, क्लियर है? यस सर। आपको निश्चिंत है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये तो याद रहेगा ना ललित जी? मैं आपको मुझे भी केमिस्ट्री नहीं आती, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास सेम केमिकल फार्मूला वाले 2 भाई मिल जाएं, जुड़वा, है ना, तो हम क्या कहेंगे? एक का नाम A लगा देंगे, दूसरे का नाम B लगा देंगे, बस इतना ही है, ठीक है?
तो 134 जो है R134 के केमिकल फार्मूला वाले दो भाई मिले, एक का नाम 134A कर दिया, एक का नाम 134B कर दिया, मगर 134B इस्तेमाल नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टी हमारे लिए लायक नहीं है। अच्छी प्रॉपर्टी किसकी मिली हमें? 134A की। 134A जो है ना वो अमिताभ बच्चन बन गया। ललित जी याद रहेगा? हाँ जी सर, अमिताभ बच्चन बन गया। चले चले बढ़िया है। देखिए ऐसा है, क्लास में जुल्म ढाने की जरूरत नहीं है। असफर अली खान याद रहेगा आपको? जी सर। अब तुम प्रोफेसर मत बन जाना, समझ गए ना? मुझे लग रहा है तुम तसीम अहमद खान के साथ बहुत घूम रहे हो। सॉरी सर। चलो ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि ऐसे भी रेफ्रिजरेंट हैं जो आइसोमर्स होते हैं, मगर लब्बुल-लबाब आज का इतना है कि अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके क्लोरीन फ्लोरीन को बना दें तो वैसे रेफ्रिजरेंट जो हैं हाइड्रोकार्बन वाले रेफ्रिजरेंट्स कहलाएंगे, है ना? ठीक है भाई। अब मैं दूसरे कैटेगरी ऑफ रेफ्रिजरेंट में आ रहा हूँ। दूसरा कैटेगरी कौन सा है? हाइड्रोकार्बन नहीं भाई साहब, ये कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मैं बताऊं आपको कि अमोनिया, अमोनिया में कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या फॉर्मूला ले लीजिए? नाइट्रोजन और नहीं सर, NH3 नेशनल हाईवे 3 ना, NH3 है, हैं? तो नाइट्रोजन NH3 में कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। नहीं, तो ना इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं R वाला, कुछ भी नहीं बनेगा इसका तो। मगर अमोनिया एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन बनने वाले रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो हाइड्रोकार्बन वगैरह ज्यादा केमिस्ट्री वाला मसूद आलम टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं। अब वकार अहमद सिद्दीकी टाइप का रेफ्रिजरेंट बता रहा हूँ, वो इनऑर्गेनिक है। तो केमिस्ट्री दो टाइप की होती है ना, एक ऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है। एक मसूद आलम जैसा लंबा चौड़ा होता है, एक वकार अहमद सिद्दीकी जैसा होता है। दो टाइप के हैं केमिस्ट्री, है ना? मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ ये सब। तो सर इस तरीके से तीन तरीके के हो गए सर रेफ्रिजरेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड और तीसरे इनऑर्गेनिक। अरे भैया तुम तो हमसे भी ज्यादा काबिल हो। चलो ठीक है, अभी तो हम लोग अमोनिया की बात कर लेते हैं। तो अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला है NH3, उसमें अमोनिया का एटॉमिक वेट कितना है? कौन बताएगा? 17 हुआ सर। 17 होगा सर। नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है सर, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2 5 बैलेंस ही नहीं 3 पूछा मैंने यार। अरे एटॉमिक वेट पूछ रहे हैं भाई, 17। 17 यूनिट सर 14 14 होता है भैया, 14 होता है, 17 है। देख लीजिए एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 17 यूनिट नाइट्रोजन का, 17.03 हाइड्रोजन का। मोल। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इस हिसाब से 17 होना चाहिए सर। जी सर। नहीं, मैंने नाइट्रोजन का खाली पूछा यार तुमसे। अच्छा, नाइट्रोजन का 14 होगा सर, नाइट्रोजन का 14 होगा और अमोनिया का 17 होगा सर। और हाइड्रोजन एक एक है तो उसका एक एक होगा, मिला जुला के 17 होगा। जी सर, करेक्ट। राइट सर। तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल 17 अगर है, ठीक है, और उसमें मैं ऐसे ही बैठे बैठे ललित जी, यस ललित जी क्या छोड़ के चले जाऊंगा मैं? नहीं सर, स्कूल से बहुत थक गया हूं मैं। सर आप बुरा नहीं माने, आज मैं आपका सहायता से मैं क्लास ले रहा हूँ कि मैं स्क्रीन देख देख के पक गया हूँ, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे ही बैठे बैठे मैं ये कहूँ कि भैया 700 जोड़ लो, 700 का मतलब क्या हुआ? इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। 700 फ्री में, 700 रुपया फ्री में आ गया। अब 700 में अगर मैं 17 जोड़ लूँ कितना आएगा? 717 सर। 7। तो R717 किस चीज का फॉर्मूला है? अमोनिया का सर। अमोनिया का सर रेफ्रिजरेंट। याद रहेगा ना भाई? यस सर। जी सर, जी ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का रेफ्रिजरेंट नंबर क्या होगा?
744 सर। 744। ललित जी इतना टाइम क्यों लग गया? कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिए सर, 744 बताया। अच्छा, और वाटर का क्या होगा अगर वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करूं तो? सर 718। 718। और लगे हाथ तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी बता ही दो। 764 सर। 764। तो आपको दो कैटेगरी के रेफ्रिजरेंट का नंबर लिखना आ गया, करेक्ट? ठीक है भाई। यस सर। अब तीसरी कैटेगरी जो हम लोग रास्ते में बातचीत करते रहते हैं उसका नाम है 400-500 सीरीज। 400 एंड 500 सीरीज, इसमें डिफरेंस क्या है मैं नहीं जानता, मगर 400 एंड 500 सीरीज जो है वो रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर से बनता है। मतलब कि हमने एक रेफ्रिजरेंट लिया R11 और उसमें जोड़ लिया R13, तो R11 और R13 को जोड़ेंगे तो वो हो सकता है R502 बन जाए, हो सकता है R502 बन जाए। देखते हैं क्या है R502 रेफ्रिजरेंट। ओके, विकिपीडिया कर लेते हैं। R502 502 जो है पता नहीं यहाँ होगा भी नहीं होगा, नहीं है भाई, नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, छोड़ दिया, इसमें नहीं है। R502 जो है वो दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है, ठीक है? मतलब कि इतना परसेंट R11 ले लिया, इतना परसेंट R13 ले लिया, मैं एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, ठीक है? अब इतना परसेंट लिया ये और इतना परसेंट लिया वो, मिला करके जो रेफ्रिजरेंट बनाया वो 502 बन गया, ठीक है? 410 बन गया, 407 बन गया। तो अब जो क्या है कि आजकल जो गैसेस पड़ रही हैं, जैसे कि मेरा फ्रिज है, ठीक है, उसके अंदर में 407 या 410 नंबर की गैस पड़ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही ललित जी, किसी से बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर, वो आस मोहम्मद सर का फोन आ रहा था सर, क्लास थी उनकी सर 8-10 से, तो उनसे बोलिए ना थोड़ा अगले समय वीक ले लें, अगली बारी में। हाँ जी हाँ, अगली वीक ले लें, मैं नहीं आऊँगा फिर, नेक्स्ट वीक। उनको बोल दिए करीमी साहब नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा सर, नेक्स्ट वीक ले लीजिएगा सर। थैंक यू आस मोहम्मद साहब। तैयारी कर लो आप। ठीक सर, थैंक यू ललित जी। ये तो कभी कभी मैं मिलता हूँ हैं। हाँ जी। तो अगर मैं आपको जो बातें बता जा रहा हूँ वो लिखते जाइए, है ना? यस। ये जैसे कि हमारे फ्रिज में अगर 407 नंबर की गैस पड़ी हुई है, ये 407 नंबर की गैस जो है वो आई क्यों और इसके साथ मुसीबतें क्या क्या हैं, और R134A आई क्यों और उसके साथ मुसीबतें क्या क्या हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? यस। और ये बताने के बीच में मैं अपनी एक सोच भी डालूंगा। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? अब ऐसे ही हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी नई बात बताने जा रहा हूँ जो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन से बिल्कुल अलग बात है, मगर इस बात से जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट पे बोल रहा हूँ, इससे मैं बोल रहा हूँ हो सकती है, ठीक है? अब आप सुनिए बातें। जब कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है रिस्क, ठीक है?
आपने अगर 50 लाख रुपया डाला तो आपको इस बात की चिंता रहती है कि ये 50 लाख का घाटा ना हो जाए, और इस रिस्क में लोग सोचते हैं कि इसको रिस्क से बचा कैसे जाए। तो रिस्क को बचाने के लिए एक तरीका ये होता है कि मैंने निकाला 25 लाख और ललित जी से बोला आप निकाल लो 25 लाख, हम लोग दोनों मिल करके बिजनेस करते हैं। क्या बढ़िया दोस्ती है। ये दोस्ती इसलिए की जाती है ताकि रिस्क आधा आधा हो जाए, प्रॉफिट आधा आधा होगा उसकी तो चलो कोई बात नहीं है, मगर रिस्क जो है ना दिमाग में जो चल रहा होता है उससे आदमी बचता है। अगर दोस्ती मिल करके पैसा डाल करके बिजनेस डालते हैं तो घाटा हुआ तो सब कोई थोड़ा थोड़ा। सर आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं सर। नहीं, मैं कोई रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहा आपको। मगर मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि इन डूइंग एनी बिजनेस देयर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हिच इज देयर इज रिस्क। ओके, नाउ एक नया टर्म आया, ठीक है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं यार, कि अगर हम कोलैबोरेशन में काम करें, अगर छोटा सा बिजनेस है तो 2 आदमी मिल करके कर लेते हैं, ठीक है। अगर बड़ा सा काम हो तो हम ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, तू बन जा सुजुकी और मैं बन जाता हूं मारुति। इंडिया ने बोला सुजुकी कंपनी को आप आ सकते हैं हमारी कंट्री में, मगर हमारा नाम भी होगा और हमारा नाम चलेगा मारुति और आपका नाम होगा सुजुकी। गाड़ी होगी सुजुकी मगर चलेगी इंडिया में मारुति सुजुकी के नाम पे। पूरी टेक्नोलॉजी सब कुछ आपका होगा, ठीक है, मगर शेयर हमारा होगा 51% और आपका शेयर होगा 49%, ताकि इंडिया का मैनेजमेंट ही रहे उसमें। इसको कहते हैं कोलैबोरेशन, इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। मगर इसमें भी रिस्क है, ठीक है, रिस्क तो इसमें भी है। तब एक नई सोच आई दुनिया में और उस नई सोच में आया बीच में एक खिलाड़ी, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बढ़िया बढ़िया काम करता है, पूरी दुनिया के बचाने में लगा हुआ रहता है। इसलिए पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो हमेशा गुहार मारता है और बताता है, लोगों को सेंसिटाइज करता है, लोगों को एजुकेट करता है, स्कूल में पैसा डालता है, किताबें छपवाता है, ताकि लोग समझें, सीखें नई नई चीज़ें कि एनवायरनमेंट में बहुत खतरा है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे खतरे हैं जिनमें आपको बचना चाहिए। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, है ना सर। पोल्यूशन से बचाने के लिए, है ना, आपको कोई बात जो है ये इसको रिस्क ना हो, हेल्थ का रिस्क ना हो, उसके लिए कंसर्न होता है पूरी दुनिया में। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सुना है ना आपने ग्लोबल वार्मिंग? सब लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग सुना है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ग्लोबल वार्मिंग से एक वर्ड आता है, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसको कहते हैं कि कोई भी चीज अगर हवा में जाएगी तो वो पूरे दुनिया का तापमान बढ़ाने में मदद करने वाली है। क्या मतलब, दुनिया का तापमान बढ़ेगा अगर तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, और बर्फ पिघलेगा तो बहुत सारे आइलैंड खत्म हो जाएंगे, तूफान आएगा, समुंदर आ जाएगा। तो ये डर आपको मिला ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, जिससे आपको लगा कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, है ना, ताकि आप पोल्यूशन कम करें। मतलब भारतवर्ष में पर कैपिटा पोल्यूशन बहुत कम है, और सबसे ज्यादा पर कैपिटा का पोल्यूशन जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से ही तो पोल्यूशन होता है ना। मतलब हम लोग कितना बिजली खर्च कर लेते हैं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री में। डेवलप्ड कंट्री में जितनी बिजली खर्च होती है, और बिजली जब खर्च हो रही है तो इसका मतलब पावर प्लांट है, कहीं ना कहीं धुआं निकल रहा है। उसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट।
उससे जुड़ा होता है कार्बन क्रेडिट। तो डेवलप्ड कंट्री जो है ना बोलती है कि आप तो कम कार्बन क्रेडिट, आपका तो कार्बन प्रोडक्शन है नहीं, तो आप हमसे कार्बन क्रेडिट बेच दो, हम अपना लेंगे और आपके नहीं जो आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो उतना कार्बन हम प्रोड्यूस कर लेंगे और हमें आपको पैसा देना, हम आपको कुछ पैसा दे देंगे अपने आप को बचाने के लिए, ताकि बदनामी ना हो। मतलब सरल भाषा में यही है। ऐसे में एक और कंसर्न शुरू हुआ, पूरी तरीके से साइंटिस्ट कंसर्न में लग गए देश को बचाने में, दुनिया को बचाने में, नहीं तो महामारी हो जाए, लोग मरने लग जाएं। यही तो सबसे बड़ा खौफ होता है ना, जैसे कोरोना वायरस से मर रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। उससे भी एक कंसर्न ये भी है कि सूरज से जो रोशनी आती है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, याद रहेगा ना, क्योंकि ये कोई ऐसी मजाक की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। नहीं सर, हमने भी दिल्ली मेट्रो ने 19 करोड़ रुपए भी कमाए हैं सर कार्बन क्रेडिट से। कार्बन क्रेडिट से, तो ये कार्बन क्रेडिट जो है ना, ये कार्बन क्रेडिट का बहुत बड़ा इकोनॉमिक खेल होता है पूरी दुनिया में। तो और कार्बन क्रेडिट लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, कंट्रीज एक दूसरे से खरीदती बेचती है, उसके अंदर में प्रॉफिट भी कंट्रीज को होता है, और बहुत सारे कंट्रीज इस बात को कि हम पोल्यूशन बढ़ाएंगे मगर हमें कोई बोलेगा नहीं क्योंकि हमने पैसा दे रखा है। सर ऐसे भी किया जा सकता है, मतलब कि कोई भी जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट हो कि इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इस तरह के कार्बन क्रेडिट अपने परचेज, मतलब दूसरे कंट्री उसको परचेज कर ले रहे होंगे। हाँ, वही तो हो रहा है भाई। अगर आप भारतवर्ष में अगर बिजली कम खर्च कर रहे हैं और आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा लगे हुए हैं, तो आपको कार्बन क्रेडिट के तौर पे सरकार को दूसरी कंट्रीज आपसे कार्बन क्रेडिट लेती हैं और आपको पैसा देती हैं। तो जो सर टेक्नोलॉजी अभी इंड्यूस कर रही है जिस कंट्री से वो परचेज कर रहा है, तो क्यों नहीं वो कंट्री खुद ये चीज। अच्छा ऐसा है भाई, मैं जो हूँ ना टीचर हूँ, मुझे टीचर रहने दो, है ना, मुझे टीचर इधर, मुझे अभी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने दो प्लीज। ओके सर, वो रिगार्डिंग बात I have to come to my point of view. I have to come my point of view. See, देखिए कोई भी डिस्कशन होता है क्लासरूम में, टीचर में, स्टूडेंट में, तो वो इसलिए नहीं होता है कि हम कोई मुद्दा खड़ा करने वाले हैं, ठीक है, हम कोई इंटरनेशनल मुद्दा खड़ा करना चाह रहे हैं, मगर टीचर का काम है आपको बताना, थोड़ा बहुत सिखाना, और आपको अब सोचना है क्या सही है और क्या गलत है ना। वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, वी आर टीचर्स, एजुकेटर्स। So I just wanted you to know there is something called carbon credit, there is something called pollution, है ना। उसी तरीके से now I am coming to my point of view, उसी तरीके से सूरज की किरणें जब आती हैं तो सूरज की किरणें से आता है रेडिएशन, क्योंकि हीट जो ट्रैवल करता है किस चीज से, रेडिएशन से। देखिए 3 तरीके से हीट ट्रैवल करता है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से। तो एटमॉस्फेयर के आगे तो हवा है नहीं, तो सूरज की किरणें जो आती हैं वो रेडिएशन से ही आती हैं ना। तो जब रेडिएशन से आती हैं सूरज की किरणें, तो क्या होता है, कुछ रेडिएशंस को ऊपर वाली सतह, एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली सतह कुछ रेडिएशंस को वहीं एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या? कुछ रेडिएशंस को ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है। ऊपर जो एब्जॉर्ब करने वाली रेडिएशंस, उनमें से एक रेडिएशन यूवी रेडिएशन भी है, UVA and UVB, ultraviolet radiation A and ultraviolet radiation B। UV रेडिएशन अल्ट्रावायलेट है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने वाला कहा जाता है कि वो जो एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर का नाम है, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स का नाम अलग अलग है। एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फीयर, लिख लीजिए। एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। चाय पीने आया क्या ललित जी? आपको कोई चाय लाके दे रहा है, ले लीजिए ना, क्या हुआ? नहीं सर, ये इंतजार कौन कर रहा है? अपना ही बात करो। नहीं, अपना स्टूडेंट है सर, क्या अब तक इम्पोर्टेंट? बात कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है? तो काट दिया सर उसने। अरे आप मिलाओ, मैं होल्ड करो। नहीं, इंतजार क्लास में ही होगा सर, ये लग रहा है मुझे। सर मेरे पास भी
अच्छा बहरहाल मेरे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे ये कासिम, मेरे को उसका नंबर जी दे, सर। इसका क्या नाम है उसका, एक, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बहरहाल आगे बात कर लेंगे कासिम से। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है उनको रोकने का काम एटमॉस्फेयर के एक लेयर में होता है, उस लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फियर। STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में जो गैस है उसका नाम है ओजोन, और ओजोन का फार्मूला होता है O3। ओजोन का फार्मूला क्या है? जैसे ऑक्सीजन का फार्मूला है O2, O3, उसका फार्मूला क्या है? O3 सर। O3। अब O3 जो है वो जब क्लोरीन एटम से भिड़ंत होती है उसकी, है ना, जब क्लोरीन एटम O3 के पास जाकर के रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? O2 सेपरेट हो जाता है O2 सेपरेट हो जाता है। चले भाई O3 से सर वो मैं डिफाइन देख रहा हूँ, बट ये जो O3 है, ठीक है, और वो Cl2 से दोस्ती करना चाहता है, तो क्या आएगा रिएक्शन में? बताऊं क्या होगा? ClO प्लस ClO। अब मैंने Cl और ClO दो बार लिख दिया, 2ClO भी लिख सकता था, तो मैं 2ClO कर देता हूं, है ना। मैं कह रहा हूं 2ClO प्लस O। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन 2 चला गया, क्लोरीन 2 चला गया, इक्वेशन बैलेंस हुई, अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन बाहर घूमना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेंट, है ना। ये एक अकेला खुला घूमने वाला आदमी है। उसी तरीके से अगर रिएक्शन ये एक बार और हो जाए, O3 प्लस Cl2, है ना, तो सेम चीज अगर हम लिख दें 2ClO प्लस O, तो क्या हुआ? O मिलके क्या हो जाएगा? O2, है ना। और ये जो क्लोरीन है ये भी फिर से टूट के 2Cl2 प्लस O2 और बना देगा। आप देख रहे हैं? इसका मतलब रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या है कि आप लोगों को दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है या कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। हेलो, ठीक है? यस सर। तो अगर आप देखें कि ओजोन था स्ट्रेटोस्फियर में, क्लोरीन जब गया उससे मिला, तो क्लोरीन से मिलने का रिजल्ट क्या हुआ कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, मगर क्लोरीन शुरू में भी 2 था, अभी भी फिर से 2 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन एंडलेस रिएक्शन होगा। मतलब इसके अंदर में क्लोरीन यहां से चला और फिर से क्लोरीन मिल गया। इसका मतलब अगर एक क्लोरीन एटम चला गया, मॉलिक्यूल अगर चला गया, तो वो कई ऑक्सीजन ओजोन एटम को बर्बाद कर करके ऑक्सीजन बनाता रहेगा और खुद नहीं मरेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? जी सर। इसका मतलब क्लोरीन एटम इन द एटमॉस्फेयर, इफ इट गोज टू स्ट्रेटोस्फेयर, इट विल बी अ रिएक्शन व्हिच मे लास्ट फॉर years टू कम। कई साल तक रिएक्शन चलता रहेगा और एंड नहीं होगा। ठीक है ललित जी? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन हानिकारक है फिर? इसका मतलब ये हुआ कि हानिकारक है ना। यस। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेटोस्फियर को बर्बाद करने वाला बंदा है। ये तो बहुत बोलता है,
ये तो डिमॉन्स्ट्रेशन करता रहता है। हाँ, इसको उठाना बहुत जरूरी है, इसको बैन करना बहुत जरूरी है। इसको तो सर भूमिगत करना पड़ेगा सर, कहीं और पटकना पड़ेगा। इसको तो खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना ये तो बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसी बातें केमिस्ट्री के जरिए बता बता के हमें सेंसिटाइज किया गया। हमें ये बताया गया कि क्लोरीन से भरा हुआ रेफ्रिजरेंट अगर आप यूज करेंगे तो आप हमारी दुनिया को तहस नहस करने के चक्कर में पड़ चुके हैं। ठीक है, ये बात ऊपर जाके ओजोन लेयर पे कोई चेक नहीं कर सकता, मतलब मैं तो जाके नहीं चेक कर सकता। ये जिस साइंटिस्ट ने ऊपर प्रोब लगा करके चेक करके बता दिया, अब हमें चुपचाप उसकी बात को मानते रहना है। एक बार पेपर पब्लिश हो गया कि ये ऊपर में जाके हो रहा है, तो अब हमें उसकी बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उस शहर में जाकर के जो हंगामा करने वाला आउटसाइडर है उसको किसी ने पर्सनली तो नहीं देखा ना। सर पेपर में पब्लिश होता है तो कोई तो उसको चेक करता होगा, ऑथेंटिसिटी तभी पब्लिश होता होगा। बहुत सारे लोग क्रॉस चेक करते हैं, बहुत सारे लोग क्रॉस चेक करने के बाद उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एग्रीड। मगर चेक हम और आप कर सकते हैं क्या? नहीं सर, हर एक चीज तो हर एक आदमी। मजे से बात है, ये एक सर्टेन पढ़े लिखे लोगों की लॉबी है जो ये कर सकती है और हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक मीटिंग हुई जिसमें बड़े देशों ने ये बात बताया कि ये बड़े खतरनाक चीज है। ये R12 जो है ना, ये R12 पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं यहां पे एक बात रोक करके अपनी सोच एक बार फिर से लाऊंगा। ठीक है, मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है हुपोंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है रेफ्रिजरेंट बनाने वाली। अगर ठीक है, और इस कंपनी के अंदर में रेफ्रिजरेंट जो बन रहा है उसका नाम है R12। अब आप सुनिएगा ध्यान से बात, R12 गैस बन रही है। अब आप R12 गैस बनने के आगे की कहानी सुनेंगे तो और आपको डर लगेगा। R12 दुनिया के हर कंट्री के पास लाइसेंस है कि वो बना सकता है। इसका मतलब R12 बनाने, रेफ्रिजरेंट बनाने की टेक्नोलॉजी समझते हैं आप? टेक्नोलॉजी दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज के पास लाइसेंस के साथ है। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं किसी सन पहले की बात बता रहा हूं, 15 साल पहले की बात बोल रहा हूं। सबके पास ये टेक्नोलॉजी है, लोग जानते हैं कि R12 कैसे बनाया जाता है। इंडिया में भी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, जिस फैक्ट्रीज के अंदर में R12 की गैस बनाई जाती है लोग जानते हैं, हम लोग पास नॉलेज है और हमारे पास मशीनें हैं जो R12 बना सकती हैं। एक तो हो गई R12 बनाने की मशीनें और R12 की बातें। उससे खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं। उससे खतरनाक बात यह है कि R12 से चलने वाला कंप्रेसर, R12 से चलने वाला कंडेंसर, R12 से चलने वाली पूरी टेक्नोलॉजी। आप छोटी ऐसी की बात नहीं है, ये पूरी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट की बात हो रही है। ये पूरी टेक्नोलॉजी हर देश में शायद था, इंडिया के पास तो था ही था। ऐसे में अगर हमारे पास जो हुपोंग नाम की कंपनी है वो ये कहे कि हमारे साइंटिस्ट ने एक बड़ा बेहतरीन रेफ्रिजरेंट बनाया है, ये रेफ्रिजरेंट मैं मार्केट में लाना चाहता हूं, 50% मेरा और 50% ललित जी का। यार लाओगे तो, मगर चलेगा कैसे? R12 तो छाया हुआ है, चलेगा कैसे? अरे चिंता ना करें, हम तो बताएंगे कि R12 बहुत खराब है।
R134A एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाला सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट है। R134A सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाला सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट है जो R12 को बुरी तरीके से रिप्लेस करने में कामयाब हो चुका। आप समझ रहे हैं बात? तो ये चीज टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग R134A is not there in many countries. Producing this refrigerant 134A is a patented technology. 134A you cannot make. If you want to make, you should get give the royalty to the people who have the patent of 134A technology of refrigerant making. आप देख रहे हैं अब इसके अंदर में पूरी दुनिया में लोगों को पेटेंट की रॉयल्टी देनी पड़ेगी उसको जिसने पेटेंट करवा रखा है R134A को। बिजनेस के वॉल्यूम को आप समझ रहे हैं? ये रेफ्रिजरेंट तक नहीं है, जो कंप्रेसर है, कंडेंसर है, पूरी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को ऐसे ओवरहॉल करने की बात है। अगर आप R12 को जो स्टैब्लिश्ड है, बेहतरीन रेफ्रिजरेंट है, उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं 134A से, ऐसे में तो ओजोन लेयर के अंदर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट दुनिया में सबको जानने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि 134A लेना अच्छा है हमारी सेहत के लिए, ताकि हम अपने आप को कैंसर से और आने वाले ग्लोबल इश्यूज से जिसमें वो आइस मेल्ट होने वाली है और जाने क्या 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 सब है, उससे हमें बचना चाहिए। और इस बचना चाहिए को पूरी तरीके से लीगल बनाने के लिए पूरे देश के अंदर में कोलैबोरेशन नहीं, एक नया टर्म आया, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर में सारे कंट्रीज को जा करके साइन करना पड़ा कि मैं एग्री करता हूं कि मेरा कंट्री अब R12 गैस नहीं बनाएगा और हमारी कंट्री अब इस तरीके के क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करेगी, क्योंकि ये हमारी दुनिया के लिए हार्मफुल है। ऐसे में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ये टेक्नोलॉजी जानती हैं, वो इस बात का वादा कर रही हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन सब देशों को करेगी जिस देश में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, वहां पे आता है मल्टीलैटरल फंड। मल्टीलैटरल फंड एक यूनाइटेड नेशंस का अलग से फंड बना जिसमें कहा गया कि वो कंट्रीज जिनके अंदर में टेक्नोलॉजी जानी है, उन कंट्रीज को मल्टीलैटरल फंड मिलेगा। हमारे भारतवर्ष को भी MLF मिला। आप ओजोन सेल के वेबसाइट पे जाएंगे और मल्टीलैटरल फंड को लिखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। मल्टीलैटरल फंड इज प्रोवाइडेड टू A5 कंट्रीज। A5 कंट्रीज वो हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और A5 कंट्रीज के अलावा, आई एम नॉट श्योर, A5 कंट्रीज के अलावा जितनी कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया गया, मल्टीलैटरल फंड का वादा किया गया, और ये कहा गया कि आपके देश में जितने भी टेक्नीशियंस हैं उन सबको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसका भी पैसा सरकार को दिया जाएगा ताकि सरकार सारे रेफ्रिजरेंट के जो टेक्नीशियन हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी और वो लोग ये नए टेक्नोलॉजी को 134A टेक्नोलॉजी को समझने के बाद एक नए टेक्नीशियन बन जाएंगे। इतना कुछ बदलाव आया। कहाँ आया? एक जगह है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल। वहां ये प्रोटोकॉल हुआ, वहां भारतवर्ष ने साइन किया, इसलिए उस जगह का नाम, उस प्रोटोकॉल के नाम को कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। व्हाट इज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? Montreal Protocol is a protocol which has been done by many countries who have signed this treaty of banning chlorofluorocarbons, and they won't be producing chlorofluorocarbons, and they will be stopping to use these chlorofluorocarbons in a phase out manner.
मतलब अगर 2005 में बैन हुआ तो 2010 तक के अंदर में ये पूरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडिया से गायब हो जाएंगे। अब R12 गैस ना बेच सकते हैं आप, ना बना सकते हैं आप, ना उसकी टेक्नोलॉजी का कोई इक्विपमेंट रख सकते हैं आप। इसीलिए आपके लैब में जो एयर कंडीशनिंग का एक सेटअप है उसके अंदर में R12 गैस थी, तो मैंने कहा कि अभी इसको आप किसी तरीके से हटा लीजिए क्योंकि ये बैंड है, ठीक है। R12 gas is banned. Why it is banned? Because R12 gas has got a potential. R12 gas has got a potential. Potential word जरूर लिखिएगा. Has got a potential of depleting ozone. Potential of depleting ozone मतलब ओजोन लेयर को जा करके तोड़ के बर्बाद करने का पोटेंशियल, उसको कहते हैं ODP, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। ODP का फुल फॉर्म क्या हुआ आतिक? ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। R12 का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल 1 है। ओके सर। और अलग अलग केमिकल को पोटेंशियल के हिसाब से 1, 0.9, 0.8 ऐसे स्केल दिया गया। उस स्केल के हिसाब से कौन ज्यादा हार्मफुल रेफ्रिजरेंट है उन सबको बैन किया गया। तो पहले HFC 12 को बैन किया गया, CFC को बैन किया गया, अब HCFC को भी बैन किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर में भी क्लोरीन है। So what is CFC? Chlorofluorocarbon, which has been banned by Montreal Protocol in order to save the stratosphere and the ultraviolet radiation which is supposed to be coming to Earth, and there will be a lot of cancer sort of a situation for human being and for plants. It will be harmful and it will be harmful for aqua life. मतलब समुद्र के अंदर में जो चीजें हैं वो सब भी खराब हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। I am not a physical scientist, I am not a chemistry teacher, so I don't know much about it. But a sort of an analysis, a sort of a thought can always be there. तो इस thought process में जो लाया गया टेक्नोलॉजी वो था CFC को हटाओ, HCFC को हटाओ और HFC को लाओ। HFC का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब एक नया काम आया, उसको क्या क्या नाम हुआ ललित जी? HFC। आपने CFC लिखा था, HFC सर। अब तीसरा नाम HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन नहीं है। तो 134A क्या है? HFC है। आप देखिए उसके अंदर में कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन नहीं है। C2H2F क्या है? F4 क्या है? यही फॉर्मूला है ना? C2H2F4 का फॉर्मूला क्या है? C2H2F4। इसमें कहीं भी वो क्लोरीन नहीं है। जब क्लोरीन नहीं रहेगा तो उसको आप CFC नहीं बोल सकते हैं, HCFC नहीं बोल सकते हैं। नया नाम आ गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो मैं आपसे वाइवा में पूछ सकता हूं व्हाट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरो which are the refrigerants which has been replaced by hydrofluorocarbon? तो आप क्या बताएंगे? CFC and HCFC। शुभम जी ठीक है ना? यस सर। ओके, नाउ इंडिया में अपने दिमाग के लोग भी होते हैं, वो दिमाग चलाना शुरू करते हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो हमने कहा भैया ऐसा है, आपको क्लोरीन से परेशानी है ना? हाँ ठीक है भाई, हम क्लोरीन को हटा देते हैं और हम HFC भी नहीं यूज करेंगे। हम आपका HFC यूज नहीं करेंगे जो आप हम पे लादना चाह रहे हो, क्योंकि HFC का हमारी लॉजिक क्या कहती है, या दुनिया में जो जर्मनी है या कुछ कुछ कंट्रीज हैं उनकी लॉजिक क्या कहती है, वो ये कहते हैं कि आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से
HFC को और CFC को बैन करवा दिया। अब आपको मैं नया प्रोटोकॉल सुनाने जा रहा हूं, उसका नाम सुनिए। उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। लिखिए ना, क्योंकि मैं वाइवा में और आपको टेस्ट में पूछूंगा व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? CFC HFC बैनिंग से, HCFC बैनिंग से, और ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जिसका ज्यादा है उसको हटाने से। ठीक है ललित जी, ध्यान है? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है। अब मैं आपको जो दूसरी बात बता रहा हूं कि लोगों ने बोला भैया ऐसा है एनवायरमेंट एनवायरमेंट एनवायरमेंट, तो तुमने तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचा लिया, और ये ग्लोबल वार्मिंग का क्या होगा जो तुम बोलते हो? तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी एक चीज है, उसको कहते हैं GWP। जैसे ODP है ना, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, वैसी है GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो लोगों ने ये बोला कि भैया तुम ODP बोलते हो ज्यादा है, हम भी कुछ चेक करेंगे, और उसका नाम है GWP। तो लोगों ने देख करके बताया कि ये जो तुम लाए हो 134A, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो 1300 है। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है GWP जो है वो तो 13% है। तो इसको क्यों ना हटाया जाए क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से? भाई क्योटो प्रोटोकॉल कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होना चाहिए। तो जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इतनी बातें हो रही है एनवायरमेंट में, तो आप इसको भी तो हटाओ 134A को। तो बहुत सारी चीजें बदली, 8.5 से 134A आया। अब पब्लिक के ऊपर एक और मुसीबत ला ली गई, तुमने 134 का इक्विपमेंट खरीद लिया, अब तुम इसको भी हटाओ, अब तुम HFC को भी हटाओ, क्योंकि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब पब्लिक नया नया सामान खरीद खरीद के दीवाने हो जाए, पैसा खाली पॉकेट में से निकाल दी जाए। ये जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, ये जो कंपनीज चलाते हैं, ये आपको हर समय Apple 9 Apple 11 देते रहेंगे, और 3 साल के बाद आपका मोबाइल खुद ब खुद खराब हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी डाल रखी है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी, फिर आपको 3 साल के बाद मोबाइल नया खरीदना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होगा इसमें भी, टेक्नोलॉजी तो होगी। मतलब मैं गेस कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। बहुत लोग कहते हैं 10-10 साल से चल रहा है मोबाइल, बहुत धनी लोग होंगे वो लोग, पर हम लोग से तो 3 साल के बाद मोबाइल खराब ही हो जाना है। तो पानी में गिर जाता है, तो गिर जाता है। तो उसी तरीके से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में भी ये सर्कुलेशन शुरू हुआ कि सामान खरीदो, 3 साल के बाद फेंको, फिर खरीदो, ताकि कंपनीज चलती रहें, पैसा आता रहे, नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है तो आपको फायदा होता रहे। और सबसे बड़ी बात कि भैया दुनिया बचाने के लिए तो हर समय खड़े हैं डेवलप्ड कंट्रीज। कैप्टन अमेरिका और हल्क और जाने कौन कौन सी मूवीज बना करके बच्चों को बताते रहते कि दुनिया को बचाने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं। पूरा दिमाग में पैवस्त है कि देश पूरी दुनिया को बचाने के लिए यही लोग हैं। वे हम भी दुनिया बचा सकते हैं, और दुनिया बचाने का तरीका क्या है कि हमने बोला ना क्लोरीन ना फ्लोरीन, अब हम HFC को भी नहीं मानेंगे, HCFC को भी नहीं मानेंगे, और आपने कहा CFC को भी नहीं मानेंगे, तीनों को हटाएंगे। हम लाएंगे एक नई चीज, उसका नाम क्या है? HC। HC में क्या है भाई साहब? क्लोरीन है, फ्लोरीन है नहीं है। हाइड्रोकार्बन। HC का मतलब हुआ है हाइड्रोकार्बन, बस। HC का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टेक्नोलॉजी इंडिया के जो इंडिजिनस कंपनी है उसका नाम है गोदरेज। गोदरेज ने रेफ्रिजरेटर बनाया और मैंने खरीदा हाइड्रोकार्बन टेक्नोलॉजी का। लेकिन मैं अपने देश के साथ हूं, मतलब हमने भी हाइड्रोकार्बन टेक्नोलॉजी का बना हुआ। अब सोचिए, नहीं इसमें क्लोरीन है, चलो भाई ओजोन डिप्लीशन भी मान लिया, ना इसके अंदर में HFC है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी नहीं है, हमने ले लिया सीधा हाइड्रोकार्बन।
तो इंडिया ने और जर्मनी ने और कुछ कुछ कंट्री ने एक नया वहां रेवोल्यूशन आया, ग्रीन पीस रेवोल्यूशन। जर्मनी और इन लोगों ने मिलकर के एक नया रेवोल्यूशन लाया, उसका नाम है ग्रीन पीस रेवोल्यूशन। आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, ग्रीन पीस रेवोल्यूशन। ग्रीन पीस रेवोल्यूशन है वो कि हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से भी बचेंगे और हम हाइड्रोकार्बन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से भी बदलेंगे। और मैं आपको जाते जाते एक दो बातें और भी बताऊं कि ये जो 134A है ना, ये ललित जी आप हमारे साथ हैं? सर मैं ये देख रहा था इथेन का डेरिवेटिव है C2H6, वही यूज करेंगे या मीथेन डेरिवेटिव यूज करेंगे? मीथेन यूज करेंगे, मीथेन सीधा CH4। हाँ, मीथेन और प्रोपेन। ठीक है, देखिए मीथेन और प्रोपेन को मिलाने के बाद एक नया सीरीज आता है, उसका नाम है केयर, CARE। आप लिखिए केयर 20, केयर 40 लिखिए, गूगल पे जाकर के केयर 20 लिखिए। केयर 30 लिख देते हैं, केयर 30 रेफ्रिजरेंट आ गया, केयर 30 रेफ्रिजरेंट। देखिए क्या लिखा है, R290 और R600A लिखा है। यस सर, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये केयर सीरीज जो है ना, वो केयर सीरीज जो है वो ये कहाँ रही यार, देखिए ये देख रहे हैं आप, R290 is a combination of blend of propane and isobutane। केयर 30 और केयर 50 सीरीज बनी थी, जिसके अंदर में रेफ्रिजरेंट ऐसे बनाए गए जो हाइड्रोकार्बन सीरीज के, कैन बी यूज्ड इन R12 एंड R134A कंप्रेसर ऑल्सो। लिखा हुआ है ना सामने, वेबसाइट खोल रहा हूं। यस सर, मतलब केयर सीरीज जो है ना, वो बेहतरीन सीरीज आई प्रोपेन और आइसोब्यूटेन के कॉम्बिनेशन की। ठीक है भाई, दिखा रहा हूं सामने, वेबसाइट खोल खोल के देख सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे लिखिए ग्रीन पीस रेवोल्यूशन। मैं लिख के देखता हूँ यार, मैं भी सोचूं, बहुत दिमाग दिन हो गया। ग्रीन पीस रेवोल्यूशन, ग्रीन पीस रेवोल्यूशन। ग्रीन पीस रेवोल्यूशन जो है ना, वो बहुत ही अच्छा बायोडीजल को यूज करने वाला, आइसोप्रोपेन ब्यूटेन यूज करने वाला ऐसा था, जिसके अंदर में एयर कंडीशनिंग के अंदर में भी इन्होंने क्लाइमेट चेंज बहुत बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कूल इंडिया, देखिए ये देख रहे हैं कूल। तो आप, हेलो जी बोलिए। ठीक है, बस आप लोगों को देखिए, टीचर का काम है थोड़ा बहुत सेंसिटाइज करना। वी आर नॉट पॉलिटिकल, वी आर नॉट trying to motivate you to become negative, but we are trying to tell you that how does the technology and industrial development and revolution in different type of fields of specialization like refrigeration, air conditioning sector has taken place during past 15-20 years, and it will be reshaping itself, and India and many other developed country has to work very hard in order to see that our country really progresses in the right direction। Correct? तो हमें ऐसे इंजीनियर चाहिए, ऐसे साइंटिस्ट चाहिए जो हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे खड़े होना सिखाएं इंडिजिनसली। ठीक है, और हम में से ही कोई ऐसा हो सकता है जो ऐसा करके दिखाए जिससे हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो हम अपने देश के ऊपर गर्व कर सकें। ठीक है, आई होप के मैं आपको कुछ नॉलेज सिखा रहा हूं। अब मैं एक दो चीजें और बताऊं आपको कि R134A के साथ एक बहुत बड़ी खराबी है। R134A इज अ सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट।
इज अ सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट। सिंथेटिक समझते हैं आप? नेचुरली नहीं बने, सिंथेटिक है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, R134 इज हाइग्रोस्कोपिक रेफ्रिजरेंट। हाइग्रोस्कोपिक रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या हुआ? वो जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो R134A रेफ्रिजरेंट यूज करने वाला कोई सिस्टम अगर लीक करेगा तो उसके अंदर में वाटर वेपर अंदर घुस करके वाटर वेपर अंदर जाएगा और रेफ्रिजरेंट जल्दी जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एयर के अंदर में मॉइस्चर होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेटर में जाकर के फ्रीज कर जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो बेकार हो जाएगा। जैसे आर्टरीज होती है ना, ब्लॉक हो जाती हैं हार्ट की, उसी तरीके से इवेपोरेटर की आर्टरीज को वो ब्लॉक कर सकता है। तो R134A इज नॉट अ खेल फॉर चार्जिंग, जैसे कि बाजार में गए जाकर के चार्ज के आ गए। R134 में पूरी तरीके से फ्लशिंग करने के बाद, नाइट्रोजन से पूरा वैक्यूम करने के बाद फिर उसके अंदर में उसको चार्ज डालना चाहिए ताकि उसकी वर्किंग ठीक से हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 400 सीरीज के रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के बने हुए होते हैं। अगर लीक करेगा रेफ्रिजरेंट तो कोई एक रेफ्रिजरेंट ज्यादा लीक कर जाएगा, और एक रेफ्रिजरेंट भी अगर ज्यादा लीक कर गया, मान लीजिए तीन चीजों का बना है, एक चीज ज्यादा लीक कर गई तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा, और रेशियो अगर गड़बड़ाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी तहस नहस हो जाएगी। इसलिए 400 सीरीज वाले रेफ्रिजरेंट को तो पूरी तरह से फ्लश करना ही करना है। इन सब रेफ्रिजरेंट को जो नए अभी मार्केट में आए हैं, इनकी एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, और कहते हैं कि आपको अपने किसी भी सिस्टम को अगर खराब हो गया है तो सीधा कंपनी में ले जाके दिखाइए। आप लोकल बंदों से काम मत करवाइए, क्योंकि लोकल बंदे ट्रेंड नहीं है, और सच्चाई यही है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को चेंज करने का तरीका है। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बता के मैं बंद कर दूंगा अभी क्लास को। बहुत सारे लोग जो ठेले पे सब्जी बेचते हैं, और वो सब्जी जो आपको एप्पल के शोरूम में मिलती है, रिलायंस फ्रेश में मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ? रिलायंस फ्रेश में जो मिलती है वो कंपनी की सब्जी है, और ठेले पे जो मिलती है वो इनफॉर्मल है, रास्ते में कोई भी आदमी बेच सकता है। इंडिया में ज्यादातर चीजें, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, एसी ठीक करवाना है तो टीवी ठीक करवाना है, सब रोड पे चलते हुए लोग कर लेते थे। मगर अगर इस टाइप की टेक्नोलॉजी आएगी तो जो रोड पे चलने वाली टेक्नोलॉजी है ना, जो गरीब बंदा कर सकता है, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो जाएंगी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी अब आने चाह रही है, और आना मतलब पैर रख रही है पूरी तरीके से, ताकि टेक्नोलॉजी जो है वो टोटली सबके वश में आ जाए, ताकि आप कहीं ना जाएं, अपना सामान लेकर के या तो फेंक दें या आप उनकी कंपनी में जाकर के करवाएं, जो 200 की चीज को 3000 रुपए में लेकर के ठीक करेंगे। आप रोड पे चलते हुए मैकेनिक से ना करवा पाए। तो अब ये जो परसेंटेज वाला जो मैंने आपको 400 सीरीज बताया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेफ्रिजरेंट को लीक हो गया तो आपके पास अब कोई चॉइस नहीं है कि सिवाय इसके कि आप कंपनी से, अब लोग बोलते भी हैं कि कंपनी वाले से ही करवाना चाहिए। शुभम जी, यस सर, मेरी बातें खराब हैं तो गलत नहीं सर, सच्चाई है, ये मोनोपोली है सर। वो इनफॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग बुरी तरीके से। सर इनफॉर्मल सेक्टर से कराने में कई बार उल्टा भी हो जाता है सर। मैंने एक कराया था एसी ठीक, तो वो कंप्रेसर उसका उसने ब्लास्ट कर दिया था घर पे, और वो खुद मरते मरते बचा था, और उस केस में हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा है, गरीब जो है ना, पहले R12 जब था तो हर चलता फिरता बच्चा जानता था कर देना, मगर अब ये R12 को जो इन्होंने बैन कर दिया है, मतलब मेरे हिसाब से मेरा मोस्ट फेवरेट R12 ही था जो अच्छा काम भी करता था, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज था, कंपैटिबल था, और बंदा गरीब से गरीब आदमी मारुति की गाड़ी को ठीक कर देता है, स्पेयर पार्ट्स भी लोकली मिल जाते हैं।
हमारे यहाँ ना स्कूटर को ऐसे हवा से फूक फूक करके साफ कर करके 15-15 साल चलाते थे लोग। तो वो जो धारणा है ना पुरानी वाली, इस धारणा को बदलने के बाद अब नई धारणा ये है कि एप्पल 11 और एप्पल 12 और 16 करते रहिए आप, पॉकेट में से पैसा निकालने वाली धारणा शुरू हो गई है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको खत्म कर दो बिल्कुल। अब तो या तो हमारे पास ट्रेनिंग लेकर के बंदा आएगा, हमारी सैलरी पे काम करेगा, हमें प्रॉफिट लाके देगा, और जो आदमी सर्विस करवाने आएगा वो 500 की जगह 3000 रुपये देगा और सर्विस करवा के जाएगा। मतलब आप भी बोले ना कि वो बंदा आया था वो ब्लास्ट हो गया, ये सब तो सेफ्टी इश्यूज भी आएंगे। अब तो लोग है ना अपनी जान बचाने के लिए तो वाजिब बात है 3000 भी खर्च करेंगे। तो सर मैंने उसके बोला ओनर को कि भाई ये गलत चीज है, तो बोला आप कर दो, पुलिस आपके खिलाफ भी केस करेगी कि आपने क्यों इनफॉर्मल सेक्टर को बुलाया, हाँ आपने कंपनी वाला क्यों नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? मतलब वो उल्टा हमें धमकाने लग गया। तो वो तो है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो यू नो वी आर गोइंग टुवर्ड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग नाउ, एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग में थोड़ा सा ये बात तो है कि 300 की जगह 3000 खर्च होएंगे। ये जो ऑर्गेनाइज चीजें हो जाती हैं ना, है ना, जैसे अब करीमी साहब बहुत सी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो टोटली अब आप मेरे ग्रिप में आ गए कि अब ऐसे ही होगा। शुभम, यस सर। मेरी क्लास आज की बहुत डिफरेंट थी, आई एम सॉरी, but I hope people have understood what I mean to say technically, what is meant by ozone depleting potential and what is meant by global warming potential, and what is organic and inorganic refrigerant series, what is meant by mixture of refrigerants. There is something called azeotropic and non-azeotropic mixtures also, ठीक है? तो azeotropic non-azeotropic mixtures मैं आपको क्लास में नहीं पूछूंगा, एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछूंगा, मगर एजोट्रॉपिक नॉन एजोट्रॉपिक भी मिक्सचर भी मिलते हैं बाजार में। तो ये है कि आई होप मैंने आप लोगों को सिर्फ सेंसिटाइज करने का काम किया है, ताकि आप लोग ये जानें कि ऐसा कुछ है जो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ होता रहता है। दैट इज़ परहैप्स फॉर द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड। हमारी सेहत ठीक रहे, हमारा दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ना बढ़े, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल ना बने, कैंसर ना हो, और ग्लेशियर में जो आइस है वो ना पिघल जाए। इसके हमें बहुत सोच है। उसके लिए हम 3-3 हज़ार 10-10 रुपया निकाल के एसी वाले को देंगे, हैं, और हम इस तरीके से दुनिया को बचा लेंगे। मगर इस बीच में कंपनीज जो हैं वो अपना प्रॉफिट अच्छा करती भी रहेंगी, ये भी होगा। ठीक है? करेक्ट। हाँ शुभम जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो Shubham, can I see your face now? Sure, sir. Yes, sir. Can you just brief up in 1 minute? हाँ बिल्कुल सर। सर आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया को है ना, थोड़ा एमटेक लेवल पहुंचाना चाह रहा हूँ। आप ग्रेजुएशन करके निकलें तो आप बात कर सकें, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है ना। हर आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। आई हैव गिवन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू सेंसिटाइज यू and try to only give you some technical informations, nothing more than that. I'm repeating it again and again. करेक्ट सर। सो आज सर बेसिकली हमने थोड़ा सा आपने सिस्टम के बारे में भी ब्रीफ किया कि हिस्ट्री क्या रही है और सिस्टम कैसे वर्क किया है। जैसे मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लाइक टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट मैं जानता था, कितने टाइप्स में ये चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, उसके पीछे ये लॉजिक क्या है, और सिस्टम में जैसे जो आपने सर ट्रीटीज बताई, मॉन्ट्रियल और ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब भी मैंने आज जाना कि सिस्टम में ये सब भी हुआ है। और आफ्टर दैट सर क्या कहते हैं, जो आपने सर एक HC रेफ्रिजरेंट्स के बारे में बताया, हाइड्रोकार्बन्स, और जिसमें जो डेवलपमेंट हुआ है केयर सीरीज का, दैट इज वेरी न्यू टू मी, कि आज मुझे पता चला कि ये भी है। तो ये सब चीजें सर आज मैंने, मतलब ऐसा था कि जो मुझे अभी तक नहीं पता था, बट आज ये इस आपकी क्लास से पता चला है सर कि these are the also the things। चले तो एक और बंदे से ले लेते हैं रिव्यू। शहजादा मुअज्जम, शहजादा मुअज्जम आप हैं क्लास में? देख रहे हो ना शुभम?
जी सर, सर क्लास में हूँ। कहाँ हो भैया तुम? सर मैं क्लास में हूँ। अतिकुर रहमान, योर रिव्यू वीडियो ऑन। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका रिव्यू 1 मिनट। यस सर। सर आपने स्टार्टिंग में रेफ्रिजरेंट को कैटेगराइज किया कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं। देन उसके बाद सर आपने प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया। उससे पहले आपने कोलैबोरेशन और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया कि सर कैसे कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को कैसे ओवरकम करने के लिए नए जो बंदे हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं कि हम कैसे उसे सप्रेस करके अपने एक पेटेंट जो तैयार कर रहे हैं, अपनी जो एक नई सोच ला रहे हैं उसको हम वहाँ पे डेवलप करके उसे सप्रेस करें। तो उस चीज़ के लिए आपने एग्जांपल दिया कि जो HFC है वो सप्रेस करें नहीं, अपने टेक्नोलॉजी मतलब सप्रेस इन द सेंस कि सर उसकी ड्रॉबैक दिखा के सप्रेस करना, इन द सेंस कि ये उनके इम्पैक्ट हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इनके ये हैं जिससे फायदा बता के। जी सर, उसके बेनिफिट्स भी बता के और जो पुराने हैं उनके ड्रॉबैक्स को रिप्रेजेंट करके। और देन उसके बाद सर वो जो रेफ्रिजरेंट हैं उनके रिगार्डिंग एक प्रोटोकॉल। मैंने आइसोमर्स के बारे में बताया। यस सर, आपने आइसोमर्स के बारे में बताया कि HFC, HCFC और CFC और उसके बाद मैंने HFC बताया। यस सर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और चौथा कौन सा बताया? एक सर ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के बारे में भी आपने बताया। नहीं, अगर मैं चार कैटेगरी में रेफ्रिजरेंट को डालूं कौन कौन सा होगा सर? पांच कैटेगरी में CFC, HCFC, HFC, HC हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सर अमोनिया जो है इनऑर्गेनिक है ना? यस सर, इनऑर्गेनिक अमोनिया, वाटर, CO2 ये सारे। ठीक है। चलो थैंक यू क्लास। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। सर ये जो बताया वैसे आपने ऑफ द रिकॉर्ड, तो इसमें ये लग रहा था कि कुछ क्या लॉबिंग या कुछ कमर्शलाइजेशन के चक्कर में किया गया या पर्टिकुलरली क्लोरीन से हार्म हो ही रहा था इसलिए हमें अल्टरनेटिव चाहिए? ये तो आप बताएंगे। अब आप बताइए, आप स्टडी करके बता दीजिए। सर अब जो केमिकल रिएक्शन से तो क्लोरीन हार्मफुल लगी रही थी, तो उसके अलावा मतलब कोई और आना चाहिए था, बट वही है कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पेटेंट करवा के उसको थोपने की कोशिश की गई, तो इसलिए हमने अल्टरनेटिव सोचे, या तो ये लग रहा है सर। इतना कंक्लूजन पे मत आ जाइए, मगर ये है कि आप सोचिए जरूर। अब ठीक सर ना, चलें फिर। नो कंक्लूजन्स ड्रॉन, we have just got sensitized and we have just tried to understand there is a movement in our refrigeration air conditioning sector technology. Technology is always changing everywhere, so is refrigeration air conditioning sector. ठीक है, आप ओजोन सेल वाले वेबसाइट पे जाइए, ओजोन सेल पे, ठीक है, ओजोन सेल मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ओजोन सेल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में आता है ओजोन सेल। सर ये नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल उस पे है? ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे भी है। तो ओजोन सेल पे आप जाएंगे ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखा हुआ है ना यहाँ पे। यस सर। जी है ना, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सेक्टर है। आप ओजोन सेल के थ्रू बहुत सारे लोग जो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, कंप्लीट फेज आउट ऑफ HCFC 134B इज जनवरी 2020। फेज आउट लिखा हुआ है ना? यस सर। यस सर। तो अब एक ओजोन सेल जो है ना रेगुलेट करती है कि कैसे बैन किया जाएगा और किस तरीके से फेज आउट होगा। जो रेफ्रिजरेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फेज आउट करने के लिए कहा गया है, वो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, एक इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में, क्लाइमेट चेंज के अंदर में, जिसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना है इंडिया के अंदर में, उसके लिए
ये है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के एक देवत्ता करके हैं, मेरे ख्याल से शायद ISC बैंगलोर के हैं, वो भी बहुत एक्टिव रहे हैं, और डॉक्टर RS अग्रवाल भी थे, वो भी IIT दिल्ली के, वो भी बहुत एक्टिव थे। तो डॉक्टर RS अग्रवाल IIT के डायरेक्टर भी रहे हैं और हमारे गाइड भी रहे थे जब मैं MTech कर रहा था। तो ओके ओके, तो अब विद दैट नोट आई एंड हियर, एंड आई होप कि आप लोग भी थोड़ा बहुत आगे खुद से नॉलेज अपनी बढ़ाएंगे और हमें भी सिखाएंगे, बताएंगे कि सच्चाई क्या है और हमें अब क्या करना चाहिए। करेक्ट? ओके देन बाय। अब इससे ज्यादा क्लास नहीं ले सकता मैं। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस सर? अटेंडेंस दे दीजिए, अटेंडेंस दे दीजिए भाई आप लोग। सर चैट अवेलेबल नहीं है अभी, अब होगी। अरे नरेश चंद्र नमूलावी जी थे आज क्लास में। अकमल हुसैन खान। हो गया भाई, बंद करें अब। हारून खान। जी सर बिल्कुल। सर मेरा सेंडिंग दिखा रहा है, बच्चे आप चेक अटेंडेंस कर दे लीजिए। रहे हैं। आप बोलिए अफसर साहब। सर मेरा सेंडिंग दिखा रहा है, सेंड नहीं हुआ है। तुम असफर है ना, तुम लगता है किसी और दुनिया से भेज रहे हो। हमेशा तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम रहती है। हो गया अफसर भाई, आपकी लग गई है। सर दिख रहा है उसका। भाई ऐसा है, असफर साहब की अलग से लगा दो यार। ललित जी गुड नाइट एंड शिवरात्रि, कल मिलते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। आज तो जहीर भी आए हैं सर क्लास में। अच्छा कहाँ है जहीर, देखें। जहीर अपनी शक्ल दिखाओ भाई। कहाँ हो जहीर? कौन है भाई जहीर, कौन है? सर लेफ्ट कर गया अभी। जहीर से का फीस जमा है ना? है कासिम? ये सर शायद जहीर ने जमा कर दिया सर, देखना पड़ेगा सर लिस्ट, क्योंकि हिजबुल्लाह और उसकी रह गई थी बात। आपके पेपर के दिन शायद जमा कर दिया था। अब तो दो लोग जी सर। थे, एक नबी था एक आप- नातिक थे। जहीर के तो आपका जमा पेपर हो जिस दिन था उसके एक दिन पहले जमा कर दिया था सेशनल के। जी सर। मुझे मैंने भी देखा था। ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।